गुड मॉर्निंग अगेन स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम डंपी लेवल के बारे में बात कर रहे थे और डंपी लेवल के विभिन्न उपकरणों के बारे में और सापवित दंड के बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। इसी के अगले पार्ट में हम देखते हैं समतल पृष्ठ, समतल रेखा, आधार पृष्ठ, ये पारिभाषिक शब्द जो इस डंपी लेवल में उपयोग में आते हैं, तो इनका क्या अर्थ है और किस तरह से हम इसको काम में लेते हैं। समतल पृष्ठ पृथ्वी के औसत गोलाभ पृष्ठ के समानांतर स्थित किसी पृष्ठ को समतल पृष्ठ कहते हैं। समतल रेखा समतल पृष्ठ में स्थित किसी रेखा को समतल रेखा कहा जाता है। आधार पृष्ठ या डेटम सरफेस क्या होता है? इसे आधार रेखा या डेटम भी कहा जाता है। आधार पृष्ठ का अभिप्राय शून्य तल से होता है। बेंचमार्क आदि निश्चित करने हेतु प्रायः औसत सागर तल को आधार पृष्ठ माना जाता है और भारत का जो औसत सागर तल है, जिसे वो चेन्नई को माना गया है, तो उसी को हम डेटम के नाम से जानते हैं। समानित तल रिड्यूस्ड लेवल क्या होता है? ये रिड्यूस्ड लेवल आधार पृष्ठ से किसी बिंदु की ऊर्ध्वाधर दूरी को उस बिंदु की ऊंचाई, ध्यान से सुनिएगा, आधार पृष्ठ से किसी बिंदु, कोई भी एक बिंदु है जो आधार पृष्ठ से ऊर्ध्वाधर दूरी मतलब कितनी ऊंचाई पर है, तो उसकी ऊंचाई या समानित तल कहते हैं। यदि वह बिंदु आधार पृष्ठ से ऊंचा है तो उसका समानित तल धनात्मक होगा और यदि वह बिंदु आधार पृष्ठ से नीचे है तो ऋणात्मक होगा। प्रारंभिक स्टेशन के समानित तल को स्वेच्छानुसार कल्पित किया जा सकता है। मैं समझाऊंगा कैसे होता है आगे, एक बार आप फिर समझ लीजिए इसको। आधार पृष्ठ जिसकी बात हमने पहले की थी, उससे किसी बिंदु की ऊर्ध्वाधर दूरी को इस बिंदु की ऊंचाई या समानित तल कहते हैं। ठीक है। नंबर 1, यदि वह बिंदु आधार पृष्ठ से ऊंचा है तो उसका समानित तल धनात्मक होगा और नीचा है तो समानित तल ऋणात्मक होगा। प्रारंभिक स्टेशन के समानित तल को स्वेच्छानुसार माना जा सकता है, कल्पित किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद हम आगे करेंगे। बेंचमार्क क्या होता है? ज्ञात ऊंचाई वाला वह बिंदु जिसके संदर्भ में अन्य बिंदुओं की ऊंचाई परिकलित की जाती है, बेंचमार्क कहलाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं: जीटीएस ग्रेड टिग्नोमेट्री सर्वे, स्वेच्छ आर्बिटरी कल्पित, स्थायी और अस्थायी। जीटीएस क्या होता है? ये सर्वे विभाग द्वारा अंकित किए जाते हैं। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा स्थायी स्थानों, जैसे भवन हैं तो उन पर कोई स्थान है वहाँ पर अंकित किया जाए, पर संदर्भ हेतु अंकित बेंचमार्क स्थायी बेंचमार्क होते हैं। छोटे छोटे तल मापन कार्य में प्रयुक्त संदर्भ बिंदु जिन्हें इच्छानुसार कल्पित किया जाता है, स्वेच्छ कहलाते हैं। अस्थायी संदर्भ बिंदु वे बिंदु हैं जिन्हें पहले दिन कार्य समाप्त करते समय किसी स्थायी स्थान पर अंकित करते हैं। तो इस तरह से ये बेंचमार्क हो गए। अब बात करते हैं हम लाइन ऑफ कोलिमेशन, संधान रेखा। क्रॉस तारों के, दूरबीन में जो क्रॉस तार रहते हैं, क्रॉस तारों के प्रतिच्छेदन बिंदु और अभिदृश्यक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को संधान रेखा, दृष्टि रेखा, आई लाइन भी कहते हैं। यंत्र स्टेशन और दंड स्टेशन, ये 2 अलग अलग पार्ट हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। यंत्र स्टेशन क्या होता है? जहां पर डंपी लेवल नामक यंत्र स्थापित होता है उसे हम यंत्र स्टेशन कहते हैं। और जिस पर मापनियां अंकित होती हैं उस दंड को जहां रखते हैं, जिसे हम तलेक्षण मापी दंड कहते हैं, तो जहां तलेक्षण मापी दंड रखा गया है उसे हम दंड स्टेशन कहते हैं। ठीक है। अब पाठ्यांक, जब हम सारणी में मान भरते हैं तो ये पाठ्यांक कैसे लिखे जाते हैं और इनका क्या अर्थ है, इसको आप समझिए। सबसे पहले बैक साइड रीडिंग, पश्च दृष्टि पाठ्यांक क्या होता है? किसी ज्ञात या कल्पित ऊंचाई वाले स्टेशन का
दंड पर पढ़ा गया पाठ्यांक जो तल मापन के समय सबसे पहले पढ़ा जाता है। बात समझ में आई? जो पाठ्यांक सबसे पहले पढ़ा गया है उसे हम क्या कहेंगे? पश्च दृष्टि पाठ्यांक, बैक साइड रीडिंग। ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। नेक्स्ट आप देखेंगे अग्र दृष्टि पाठ्यांक, फोर साइड रीडिंग, FS क्या होता है? किसी एक स्टेशन से जितने दंड स्टेशनों के पाठ्यांक पढ़े जाते हैं, जिसे मान लो किसी एक स्टेशन से 4 पाठ्यांक पढ़े गए हैं, तो सबसे पहले पढ़ा गया वो तो हो गया पश्च दृष्टि, उसके बाद 1, 2, 3 और मान लिया लास्ट में चौथा अंतिम पढ़ा गया है, तो उनमें जो सबसे अंतिम दंड स्टेशन का पाठ्यांक होता है उसे हम कहते हैं अग्र दृष्टि पाठ्यांक। अब आती है मध्यवर्ती पाठ्यांक। ये क्या होता है? एक स्टेशन से प्रेक्षित प्रथम और अंतिम दंड स्टेशनों के बीच में स्थित अन्य बिंदुओं के तलेक्षण दंड पर पढ़े गए पाठ्यांक को हम मध्यवर्ती दृष्टि पाठ्यांक कहते हैं। जैसे हमने 4 पाठ्यांक पढ़े हैं, तो पहला तो हो गया पश्च दृष्टि, दूसरा तीसरा हो गया मध्यवर्ती और चौथा हो गया अग्र दृष्टि। समझ गए? टर्निंग पॉइंट या वर्तन बिंदु, इसे हम परिवर्तन बिंदु के नाम से भी जानते हैं। वह दंड स्टेशन जिसका पूर्व के यंत्र स्टेशन से अग्र पाठ्यांक, समझ गए? वह दंड स्टेशन जिस पर मापनी अंकित है, उसका पूर्व के यंत्र स्टेशन से, यंत्र स्टेशन जहां आपका उपकरण स्थापित किया गया है, जहां से आप दूरबीन से देख रहे हैं, तो वहां से अग्र पाठ्यांक कौन सा होता है? जो सबसे अंत में पढ़ा जाता है। और अगले स्टेशन से पश्च दृष्टि पाठ्यांक, मतलब सबसे पहला पाठ्यांक पढ़ा जाता है। तो इस बिंदु से यंत्र के स्थानांतरण का ज्ञात होता है। जैसे मान लिया कि हम ए स्टेशन से 3 पॉइंट पढ़ रहे हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो जो तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा वो क्या हो गया? उसका अंतिम, अर्थात कौन सा हो गया? अग्र दृष्टि हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? जैसे ही हमने उस उपकरण का स्टेशन चेंज किया और वहां से अगले बिंदु का पहला पाठ्यांक पढ़ा, तो वो हो गया पश्च दृष्टि। अब ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं? ये परिवर्तन बिंदु को दर्शाती है। तो एक बार आप वो सुन लीजिए, वह दंड स्टेशन जिसका पूर्व के यंत्र स्टेशन से अग्र पाठ्यांक और अगले स्टेशन से पश्च पाठ्यांक पढ़ा जाता है, इस बिंदु से यंत्र के स्थानांतरण का ज्ञान होता है। तो यंत्र चेंज हो रहा है, आपका दंड स्टेशन एक ही है, तो उस यंत्र से जब अंतिम पाठ्यांक पढ़ा गया और उस यंत्र से दूसरे स्टेशन से उसी बिंदु का पाठ्यांक पढ़ा गया, तो वह आपका वर्तन बिंदु कहलाता है। अब है उपकरण की ऊंचाई। समानित तल, हमने पहले बात की थी, समानित तल क्या होता है? समानित तल को उपकरण की ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, समानित तल को क्या कहते हैं? उपकरण की ऊंचाई। अब ध्यान से सुनिएगा, यंत्र स्टेशन से दूरबीन की ऊंचाई को उपकरण की ऊंचाई नहीं कहते हैं। समझिए, यंत्र स्टेशन से दूरबीन की ऊंचाई को उपकरण की ऊंचाई नहीं कहेंगे, उसका उपकरण की ऊंचाई क्या कहलाएगी? सम्मानित तल को उपकरण की ऊंचाई कहते हैं। सम्मानित तल कैसे ज्ञात किया था? पिछली बार मैंने बताया था, आगे और हम इसके बारे में देखेंगे। उपकरण की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यंत्र स्टेशन से प्रेक्षित किसी दंड स्टेशन के समानित तल में उसके दंड पाठ्यांक को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? देखिए, सुनिए, ध्यान से समझिए। एक उदाहरण बता रहा हूँ। यदि ए स्टेशन से किसी दंड स्टेशन बी का समानित तल 100 है, ठीक है, समानित तल कितना है? 100 है, और उसका दंड पाठ्यांक पढ़ने पर कितना आता है? 1.55 मीटर। तो ए स्टेशन पर उपकरण की ऊंचाई कितनी होगी? उसी 100 मीटर में 1.55 मीटर को जोड़ देंगे, अर्थात 101.55 मीटर। यदि ए स्टेशन से किसी दूसरे दंड स्टेशन सी का दंड पाठ्यांक 2.45 मीटर है, तो बी दंड स्टेशन का समानित तल क्या होगा? अब हम पहले वाले में से इसको घटा देंगे। 101.55 माइनस 2.45 बराबर 99.10 मीटर। इसीलिए
अतः किसी दंड स्टेशन का समानित तल ज्ञात करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, किसी दंड स्टेशन का समानित तल ज्ञात करने के लिए उस दंड स्टेशन के दंड पाठ्यांक को उपकरण की ऊंचाई में से घटा देते हैं। हमने घटाया भी। दंड पाठ्यांकों का प्रेक्षण, सबसे पहले लाल, फिर काला और अंत में काले व सफ़ेद चिन्हों की गणना की जानी चाहिए। जब आप सापेक्ष दंड पर मापनी देखेंगे तो उसमें 3 कलर हैं, लाल, काला और सफ़ेद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाल, फिर काला और अंत में काले और सफ़ेद चिन्हों की गणना करते हैं। दूरबीन में तलक्षण मापी दंड उल्टा दिखता है, अतः तलक्षण मापी दंड को हमेशा ऊपर से नीचे की ओर पढ़ा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान से सुनिएगा, कोई दंड स्टेशन जितना नीचे होगा, कोई दंड स्टेशन जितना नीचे होगा उसका दंड पाठ्यांक उतना ही अधिक होगा, और जो स्टेशन जितना ऊंचा होगा उसका दंड पाठ्यांक उतना ही कम होगा। तो ये कुछ सामान्य बातें थी जिसे आपको ध्यान में रखना है, और इन्हीं के आधार पर हम जो मान पढ़ते हैं उसे उत्तर आपकी जो लेवल पुस्तिका होती है उसके अंतर्गत उतारा जाता है। इसे हम कहते हैं उत्थान पतन लेवल क्षेत्र पुस्तिका। क्या होती है ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, हालांकि ये जब हम सर्वे करेंगे तब काम आएगी। इस पद्धति के अनुसार लिखी गई क्षेत्र पुस्तिका में किसी दंड स्टेशन के पाठ्यांक की पूर्ववर्ती दंड स्टेशन के पाठ्यांक से तुलना करके यह देखा जाता है कि उनमें कौन अपेक्षाकृत ऊंचा अथवा नीचा है। आगे बात समझिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यदि पूर्ववर्ती दंड स्टेशन पहले वाला दंड स्टेशन अधिक ऊंचा है तो दोनों पाठ्यांकों के अंतर को पूर्ववर्ती दंड स्टेशन के समानित तल में से घटाकर अगले स्टेशन का समानित तल ज्ञात करेंगे। ये समानित तल ज्ञात करने का उदाहरण है। यदि पहले वाला दंड स्टेशन नीचा है तो दोनों पाठ्यांकों के अंतर को पहले वाले दंड स्टेशन के समानित तल में जोड़कर अगले स्टेशन का समानित तल ज्ञात करेंगे। अब क्या होगा, इस तरह से ज्ञात करके लिखने पर जो पहले वाली स्थिति है उसमें क्या होगा, ढाल के पतन का उदाहरण प्रस्तुत होगा और दूसरे में उत्थान के बोध का ज्ञान होगा। ये एक पुस्तिका मैं आपको बता रहा हूँ कैसी होती है। जैसे ये यंत्र स्टेशन है ए और बी, और इस यंत्र स्टेशन से जो पाठ्यांक पढ़े हमने ए बी सी डी, ठीक है, फिर ई एफ जी और एच। अब इस दंड स्टेशन से दूरी कितनी है, 50-50 मीटर की दूरी सब में है। अब देखिए जो मैंने पहले आपको उदाहरण बताया था, पश्च, मध्य और अग्र दृष्टि पाठ्यांक, इसको आप यहाँ देखेंगे आसानी से समझ जाएंगे। हमने किसी यंत्र स्टेशन ए से किसी दंड स्टेशन ए का पाठ्यांक पढ़ा, उस पाठ्यांक के मान को हमने कहाँ लिखा, पश्च दृष्टि पाठ्यांक में। मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि किसी यंत्र स्टेशन से हम पहली बार पाठ्यांक पढ़ते हैं तो उसे कहाँ लिखा जाएगा, पश्च दृष्टि पाठ्यांक में। और इसके बाद जो पाठ्यांक पढ़े गए वो किस में आएंगे, मध्य दृष्टि पाठ्यांक में। जैसे आप देखेंगे बी 2.60, सी 2.70 और डी 2.40। अब इस ए से जो अंतिम पाठ्यांक पढ़ा हमने वो पाठ्यांक आया आपका 1.80 और 2.10, ये आप देख रहे हैं इस कॉलम में। तो हमने क्या कहा था कि किसी स्टेशन से पहली बार पढ़ा गया पाठ्यांक पश्च पाठ्यांक, बीच वाले पाठ्यांक को मध्य पाठ्यांक और अंतिम पाठ्यांक को कहाँ लिखते हैं, अग्रदृष्टि पाठ्यांक में लिखते हैं। तो ये जो 2.10 है वो ए से पढ़ा गया अंतिम पाठ्यांक है, इसलिए इसको हमने कहाँ लिख दिया, अग्रदृष्टि में। अब आप देखिए बी से जो पहला स्टेशन है वो ई है और इससे पढ़ा गया मान हमने लिखा है पश्च दृष्टि में 1.80, क्योंकि बी से ये पहली बार पढ़ा गया। इसके बाद बी से आपने एफ का मान पढ़ा 1.70, बी से जी का पढ़ा 1.60, ये दोनों मध्य पाठ्यांक में आ गए। और फिर अंतिम हमने पढ़ा एच, तो इसको हमने अग्रदृष्टि में लिख लिया 1.70। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम पाठ्यांकों को लिखते हैं। इसके बाद हमने उत्थान और पतन ज्ञात किया। जैसे आपने देखा यहाँ 2.50,
और इसका समानित तल हमने मान लिया था कितना 100। अब पश्च दृष्टि 2.50 था और अगला स्टेशन बी का मान 2.60 था, तो कितना अंतर आया 0.10। तो ये पतन हुआ मतलब कमी आई, इसलिए हमने इसको 100 में से घटा दिया 99.90। अब ये 100 समानित तल किसका था ए का, तो बी का समानित तल कितना हो गया 99.90। फिर सी में भी 0.10 की कमी आई तो 80 और डी में क्या हो गया 2.40, तो यहाँ कम हो रहा है मान, इसका मतलब उत्थान हो रहा है, तो 0.30 उत्थान हुआ जिसे हमने वापस जोड़ दिया तो 100.10। तो ये हम प्रैक्टिकली करेंगे, केवल आपको एक उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इन पाठ्यांकों को लिखते हैं और उत्थान पतन लेवल पुस्तिका तैयार करते हैं। तो अगले उदाहरण में जब हम और देखेंगे तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। अभी एक बार आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और फिर हम इसको प्रैक्टिकली करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।